Hello students, this is Jyoti Malhotra, lecturer zoology, school education department. Today I'm going to take up your biology in human welfare, which is unit 3rd of class 12th, and I'm going to start with your chapter immunology. Topics I'm going to cover today are immunity, types of immunity, B and T lymphocytes. Now the immunology, it's basically the study of the immune system of animals or human beings, so to say. So Edward Jenner, he is known as the father of immunology. अब ये जो एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने ही कंसेप्ट जो था वैक्सीनेशन का भी दिया था, क्योंकि जब 1796 में इंग्लैंड में एक एपिडेमिक स्मॉल पॉक्स का फैला था, तो उसमें बहुत से लोगों की मॉर्टेलिटी जो है वो हुई थी, बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। जैसे कि आज के दिन अगर हम देखें, बात करें तो कोविड-19 की बात करें तो ये पेंडेमिक है जो कि पूरे वर्ल्ड को में फैल गया है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी तरह से ये जो एपिडेमिक फैला था, तो उस समय जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने जब सर्वे किया तो देखा कि जो रूरल एरियाज में काम करने वाली लेडीज थी, मिल्कमेड्स थे या कोई जो कैटल के आगे पीछे रह रहे थे, तो उनकी विसिनिटी में थे, तो उनको ये जो स्मॉल पॉक्स थी वो नहीं हो रही थी। अब उन्होंने ये सर्वे किया कि देखा जाए कि इन लोगों को जो रूरल एरियाज में है और कैटल के आगे पीछे ये जो है, इनको क्यों ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही। तो उन्होंने पाया कि ये जो लोग, चाहे वो डेयरी से कंसर्न रखते थे या फार्मिंग में जो हेल्प कर रहे थे कैटल, तो उन्होंने देखा कि ऐसे लोगों में काउ पॉक्स, ये जो कि माइल्ड टाइप ऑफ डिजीज थी, ये सफर कर रहे थे काउ पॉक्स से। अब काउ पॉक्स होने के कारण जो स्मॉल पॉक्स थी वो इनको अटैक नहीं कर रही थी। अब इधर से इनको एक आइडिया आया कि क्यों ना अब देखा जाए कि क्या जो मैं सोच रहा हूं कि माइल्ड टाइप ऑफ काउ पॉक्स की वजह से ये ड्रेडफुल जो डिजीज है स्मॉल पॉक्स, वो इनको नहीं हो रही। तो इन्होंने एक 8 इयर्स यंग जो बच्चा था, जेम्स फिप्स उसका नाम था, उस बच्चे को इन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। अब उस बच्चे को इन्होंने सबसे पहले उन मिल्क मेड्स के जैसे स्किन के ऊपर छोटे छोटे पस्ट्यूल्स या दाने जैसे बने थे, उनमें से उनको मटेरियल निकालकर इस बच्चे को इन्फेक्ट किया। इस बच्चे को इन्फेक्ट किया, जैसे कि मई के मंथ में इन्होंने इन्फेक्ट किया था, तो 2 महीने के बाद जुलाई के मंथ में इन्होंने क्या किया कि अब स्मॉल पॉक्स के पस्ट्यूल से एक इंजेक्शन तैयार करके उस बच्चे को एक इंजेक्शन दे दिया। एंड टू एवरीबॉडीज सरप्राइज कि दैट चाइल्ड जेम्स फिप्स did not develop smallpox even after injection of that smallpox। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके बाद ये इन्होंने स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन बनाने में ये कामयाब हो गए और इन्होंने उसको कंट्रोल किया। तो नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? बेसिकली द ability, it is the ability to resist all type of organisms or toxins that can damage human tissues and organs. See, we are suspected to a number of pathogens, number of disease causing organisms. So we have natural ability to resist all types of the pathogens. So we can also say that the immunity is the resistance of a host to pathogens. The pathogens can be virus, bacteria, nematodes, even fungi, and many more, and also their toxic products. Now, what is immune system? The system of the animal body which protects it from various infectious agents and even cancer. That system is known as immune system, and the study of this whole immune system, it is immunology. Now it's very important to
टेल यू दैट what can be the duration of the immunity, कितनी देर तक किसी बीमारी के लिए जो हमारी इम्यूनिटी है वो लास्ट कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जैसे मीजल्स, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो। If once caught, they produce a lifelong immunity. अब एक मैं इसमें से छोटी सी एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि मम्प्स है। अगर मैं मम्प्स की बात करती हूँ तो सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे 3 पेयर्स, तो उनमें से जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उस सलिवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन वायरस की वजह से हो जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन अगर ये मम्प्स एक बार लाइफ टाइम में हो जाए तो दोबारा इसकी जो अकरेंस है दोबारा नहीं देखने को मिलती। यही कारण है कि जैसे मीजल्स हैं, ये स्मॉल पॉक्स या पोलियो कि इनकी वैक्सीनेशन छोटे होते ही बच्चों को दे दी जाती है कि इनको फिर पूरी लाइफ लॉन्ग ये बीमारी जो है इनको अटैक नहीं करती। तो इसका मतलब एक बार इनका इनकाउंटर अगर हो गया या इनको वैक्सीन दे दी गई तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो है इन लोगों में आ जाती है। कुछ डिजीजेस की मैं बात करूं जैसे डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर तो बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। अब इसमें अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है तो वो जो उसके लिए जो इम्यूनिटी रहती है वो कुछ सालों तक रह सकती है, बट पूरी जिंदगी के लिए या पूरी लाइफ के लिए नहीं। अगर कुछ देर बाद टाइफाइड फीवर से दोबारा वो सफ़र करेगा सेम व्यक्ति, तो उसे दोबारा से वो ट्रीटमेंट जो है उधर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जैसे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, इनमें जो इम्यूनिटी देखने को मिलती है ये बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। मीन्स कि थोड़े ही दिनों के बाद ये देखा जाता है कि ये कोल्ड दोबारा हो जाता है, फ्लू हो जाता है। तो इस तरीके से ड्यूरेशंस जो हैं ये वेरी करती हैं कि कौन सी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन जो है वो रहती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, I must let you know the types of the immunity. Basically, 2 तरह की इम्यूनिटी देखने को हमारी बॉडी में रहती है। फर्स्ट जो है मैं बात कर रही हूँ इनेट इम्यूनिटी। इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न और इनेट का क्या मतलब हो जाता है कि जब भी किसी का बर्थ होता है तो ये इम्यूनिटी वो बच्चा अपने साथ लेकर पैदा होता है, इनेट है, इनबॉर्न है। और ये जो इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, नॉन स्पेसिफिक क्या? नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी एक के लिए इम्यूनिटी, एक ऑर्गेनिज्म या एक डस्ट पार्टिकल या कोई पोलन ग्रेन के लिए ही नहीं, ये जो इम्यूनिटी है ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए सेम रहती है और सबके लिए रहती है बराबर। अब ये जो इनेट इनबॉर्न इम्यूनिटी है, आगे इसके 4 टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले इसकी आ जाती है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जिसमें कि मैं आपको ये कॉलम बता दूं पहले, ये वाला फिजिकल बैरियर्स जिसमें सबसे पहले आता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब स्किन तो जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब कोई भी चीज़ आएगी तो स्किन तो उसके लिए प्रोटेक्टिव रहती ही है। कुछ भी हो जाए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए जो स्किन है, आउटर कवरिंग जो है, दैट इज़ वेरी वेरी असेंशियल। और दूसरी जो मैं बात कर रही हूँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स की। अब म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं ये लाइनिंग रहती है हमारी, चाहे मैं नोज़ की अंदर की लाइनिंग की बात करूं या मैं फूड पाइप की लाइनिंग की अंदर की लाइनिंग की बात करूं, तो वो जो पूरी की पूरी लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है। ठीक है। अब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ही अच्छे गॉबलेट सेल्स रहते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब वो जो म्यूकस है वो प्रोटेक्टिव रहता है कि अगर उसमें कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्किन को क्रॉस करके वहां चला भी जाए तो वो वहां पे ट्रैप हो जाएगा और वो फ्लश ऑफ हो जाएगा बॉडी के बाहर। सेकेंड आ जाते हैं
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल हमारा जो बॉडी का सिस्टम रहता है, तो बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं जो बहुत ही अपनी वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एसिड की, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है और वो हमारे स्टमक में पीएच को भी लोअर करता है, एसिडिक बनाता है। लेकिन ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ कि कोई भी हमारी ऑर्गेनिज्म, कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जाता है वो इसको खत्म कर देता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बाइल की, तो बाइल जो है आपको मालूम है गाल ब्लैडर में ये स्टोर रहता है और वहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एसिड से नहीं मरेगा तो बाइल जो है वो भी एक बैरियर का काम करेगा जो उसको फिनिश कर देता है। अब मैं थर्ड की बात करूं अगर सिरोमन क्या है? बड़ी बार आपने ये देखा होगा लेकिन ये है कि कभी इतना नोटिस नहीं किया होगा। हमारे कान के अंदर जो येलोइश ब्राउनिश कलर की जो वैक्स आप बच्चे जो हैं उसको साफ करते रहते हैं, ये एक हमारा इम्यूनिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कोई भी इंसेक्ट अगर हमारी कान के अंदर चला भी जाता है वो कभी भी वहां जिंदा नहीं रह पाएगा, बिकॉज जो सिरोमन है ये भी इम्यूनिटी का काम करता है और हमें बचाता है उससे। लाइसोजाइम जो है ये एंजाइम है, जैसे सलाइवा में भी है, गैस्ट्रिक जूस में भी बनता है। तो ये लाइसोजाइम है जो ये भी प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस। अब मैं अगर बात करूं सेलुलर बैरियर्स की मैं अगर बात करती हूं तो इसमें हमारे ल्यूकोसाइट्स आते हैं जो WBCs के वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो उसमें जो टाइप है ल्यूकोसाइट्स की, तो ये उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैक्रोफेजेस भी करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये आपने अगर आपको याद हो, आपने छोटी क्लासेस में भी अमीबा का पढ़ा होगा। तो अमीबा क्या करता है कि वो फूड जब लेना होता है उसने तो बड़ा अच्छा सा वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है और अंदर उसको एनगल्फ कर लेता है फूड को। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं बेटा, ये भी बहुत ही अच्छा ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने के बाद उस पैथोजन को फैगोसाइटोस मींस अंदर ले लेते हैं और उसको खा जाते हैं और उसे फिनिश कर देते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे फोर्थ आ जाते हैं साइटोकाइंस। ये जो साइटोकाइंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि मैं अगर पहली इंटरफेरॉन्स की बात करूं, अब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के कुछ सेल्स में वायरस ने अटैक कर दिया, अब वो जो इन्फेक्टेड सेल रहता है वो इन्फेक्टेड सेल प्रोटीन्स निकालता है, उन प्रोटीन्स को हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये बाकी जो एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं ये वायरस से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंटरफेरॉन्स जो है दे आर एंटीवायरल प्रोटीन्स जो बाकी सेल्स को इन्फेक्ट होने से बचाती हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें नेचुरल किलर सेल्स की, तो नेचुरल किलर सेल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में NK सेल्स भी बोलते हैं। ये भी एक प्रोटीन निकालते हैं जिसको हम परफोरिन बोलते हैं। परफोरिन्स क्या करते हैं कि सेल के अंदर पोर्स कर देते हैं। पोर्स करने के बाद ये उसमें जैसे ही पोर्स हो जाएंगे तो इसमें बॉडी के फ्लूइड्स जो है वो एंटर कर जाएंगे। जैसे ही बॉडी के फ्लूइड्स एक सेल में आ जाएंगे वो सेल बहुत बड़ा हो जाएगा साइज में और वो बर्स्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा और उसके बाद वो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो तीसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव सिस्टम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल दूं कि 30 प्रोटीन्स जो है प्लाज्मा के वो काम करते हैं, जो अटैक करते हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बड़े अलग अलग तरीके से 30 प्रोटीन्स जो हैं ये जो हमारी बॉडी में एंटर होने वाले इन्वेडिंग माइक्रोब्स हैं उनको ये फिनिश करने का काम करते हैं। Now if I say regarding second immunity, that is the acquired immunity or the adaptive immunity or the specific.
नाउ आप जैसे आपके नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज बेसिकली एन इंडिविजुअल acquire the resistance an individual acquires during life. ठीक है, अपनी पूरी लाइफ में जो वो एक्वायर करता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे अगर हम एड्स की बात करते हैं तो उसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्वायर्ड मींस वो ऑर्गेनिज्म उसको एक्वायर करता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, चाहे तो वो डाइट के ले लें, या हमारा लाइफस्टाइल क्या है, या हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, उन सब बातों पे डिपेंड करता है कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसी होगी। अब इसकी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रहती है स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी क्या रहती है कि इट कैन रिकॉग्नाइज कि भाई किस सेल के साथ कौन से माइक्रोब को किल करना है, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा पर्टिकुलर सेल जो है वो किल करेगा। तो ये स्पेसिफिक रहते हैं। डाइवर्सिटी क्या हो जाती है? डाइवर्सिटी मीन्स ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, बहुत ही ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स इसमें रहते हैं, और वो डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं और पहचान करते हैं कि ये फंजाई है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये नेमेटोड है, तो इसको मुझे किस तरीके से डील करना है, और डाइवर्स फॉर्म्स को ये अटैक करता है। अब थर्ड इसकी मैं बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। This is discrimination between self and non-self. See, कोई चीज हमारी, कोई माइक्रोब, कोई पैथोजन जब हमारी बॉडी में आ जाता है, तो हमारी बॉडी में उसके रिस्पॉन्स में जब हमारे अंदर कि वो इम्यूनिटी जागती है और उससे लड़ने के लिए वो तैयार होती है, तो उस समय ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अपने सेल कौन से हैं और वो सेल्स कौन से हैं जो बाहर से आए हैं, जो नॉन सेल्फ हैं, सो दैट कि नॉन सेल्फ को ही अटैक किया जा सके, ना कि सेल्फ को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है इसकी। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेमोरी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। मेमोरी, सी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ वैसे सेल्स आ जाते हैं जो मेमोराइज करते हैं कि इसका अटैक पहले हुआ था, और जैसे ही वो आएगा मैं दोबारा से स्टिमुलेट हो जाऊंगा और उस इम्यूनिटी से फाइट कर, और उस बीमारी से मैं फाइट कर पाऊंगा। तो स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, discrimination between self and non-self, and memory. These are the 4 basic properties of the acquired immunity. Now, acquired immunity, I told you the properties. Now, the acquired immunity के अंदर जो cells हैं, जो काम करते हैं, जो सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, कि किस तरह से अगर हमारा जो बैरियर्स जो थे, वो जो इनेट इम्यूनिटी वाले, उनको वो तोड़ के वो सेल्स लेवल तक आ जाता है, तो हमें उस इम्यूनिटी को कैसे, अपनी इम्यूनिटी को जगाना है। तो उसमें ये 2 तरह के सेल्स हमारे देखिए काम करते हैं। सबसे पहला इसमें आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, और दूसरे आ जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रहता है लिम्फोसाइट्स का है। अब देखिए ये जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे आर ये कहाँ पे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। बोन मैरो, जो लॉन्ग हमारी बोन्स होती हैं, उसमें बोन मैरो फॉर्मेशन होती है। इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जो इसको फॉर्म करते हैं। अब बहुत ज्यादा नंबर जो है, थाउजेंड्स, ट्रिलियंस, जो मैं बोलूं आपको कि इसका नंबर जो है ये बनता है वहां पे। और ये अब इसमें इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि कुछ जो सेल्स हैं, देखिए ये एक ग्लैंड है हमारा, जो ये नेक में रहता है हमारा, जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेल्स जब ये थाइमस से होके मैच्योर होते हैं, तो इन सेल्स को हम टी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। लेकिन जो सेल्स ये थाइमस से होकर नहीं गुजरते और वो डायरेक्टली ही अपना रोल प्ले करते हैं, उसको हम बी लिम्फोसाइट्स का नाम देते हैं। तो अब एक और यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, जैसे जैसे एजिंग होती है,
ये लगभग 10 to 15% ही रह जाता है। और जब ये 10 to 15% रह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टी लिम्फोसाइट्स की जो फॉर्मेशन है उस पर फर्क पड़ेगा। अब जब टी लिम्फोसाइट्स की जो फॉर्मेशन कम हो जाएगी तो इसका पूरे का पूरा जो रोल अदा करेंगे वो लिम्फॉइड टिश्यू करेगा। लिम्फॉइड टिश्यू जो लिम्फेटिक नोड्स हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, अब बाकी जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा जो एज्ड लोग हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाता है और उनका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि आजकल भी यही बात चल रही है कि 60 या 65 ईयर्स अबव जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। द रीज़न इज़ कि उनमें जो टी लिम्फोसाइट्स की जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, राइट। और दूसरे रहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। अब हम चलें आगे तो देखें टाइप्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अब ये देखिए, ये जो छोटा सा कार्टून क्या बता रहा है कि जैसे ये टी सेल्स हैं, ये क्या कह रहा है, आई अटैक इन्फेक्टेड सेल्स, मैं सीधे ही उन सेल्स को अटैक करता हूं, यानी कि ये सेलुलर लेवल पर चले गया ना। तो जब ये सेलुलर लेवल पर काम करता है तो ऐसी इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, राइट। लेकिन अब बी सेल्स की मैं बात करूं जो थाइमस से होकर नहीं गुजरते, तो वो सेल्स को अटैक नहीं करते बल्कि आउटसाइड द सेल्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये ब्लड से या लिम्फ से बॉडी में ट्रैवल करते हैं और जिधर भी उनको अटैक करना होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि बी सेल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो यहाँ पे 4 तरह के सेल्स आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हेल्पर टी सेल्स रहते हैं। अब हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये बहुत, इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये एक और मैं यहाँ पे बात बता दूं कि लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन को हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। हिमेटोपोइसिस जो है वो नाम दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। अब ये जो इनका जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये इनका नंबर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ह्यूज नंबर रहता है और ये स्टिमुलेट करते हैं बी सेल्स को। अब बी सेल्स को ये स्टिमुलेट करेंगे तो बी सेल्स क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज बनाएंगी। एंटीबॉडीज के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये पूरी तरह से, और ये साथ ही साथ किलर टी सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है। तो और जो ये नॉन सेल्फ हमारे बॉडी में सेल्स एंटर हो जाते हैं जो हमारे नहीं होते, ये उनको अटैक करता है। और मैं ये बोलूं कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो पूरी की पूरी हमारी ओवरऑल बॉडी की जो इम्यूनिटी है उससे ये फाइट करने में हेल्प करता है। अब सेकेंड सेल्स आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको हम किलर के सेल्स भी कहते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये डायरेक्टली अटैक करते हैं फॉरेन सेल्स को। और ये प्रोटीन, जैसे मैंने पहले भी प्रोटीन का जिक्र किया कि वो परफोरिन प्रोटीन ये भी निकालते हैं और वो आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन को ये रप्चर कर जाते हैं। एंड इवन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड वन, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सुप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, देखिए, अब एक बार कोई पैथोजन आ गया, अब उसको किल भी कर दिया, चाहे वो हेल्पर टी सेल ने किया या साइटोटॉक्सिक सेल्स ने किया। लेकिन अब जब वो हमारे अंदर आने वाला पैथोजन मर गया, खत्म हो गया, अब हमारे सेल्स को ये जो सेल्स फॉर्म हुए थे उनको नॉर्मलाइज होना है, उनके फंक्शनिंग को सुप्रेस होना है। तो अब सुप्रेसर टी सेल्स अपना काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ये सुप्रेस कर देते हैं फंक्शनिंग ऑफ द हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनके फंक्शन को ये स्टॉप कर देंगे, सुप्रेस कर देंगे, ताकि हमारे अपने सेल्स को कोई नुकसान इनकी वजह से ना पहुंचे। अब फिर वही बात दोबारा से आगे, फोर्थ टाइप है टी लिम्फोसाइट्स की, मेमोरी टी सेल्स। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ईयर्स आफ्टर रहते हैं। जब पहला इनकाउंटर होता है, काफी सालों तक ये सेल्स हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं। और वही बात होगी जो मैंने पहले भी बोला कि मेमोराइज करते हैं कि अब
जो ये सेल्स हैं, कल को अगर वही प्रॉब्लम जिससे हम लड़ चुके हैं, हमारी बॉडी लड़ चुकी है, अगर उसकी इन्फेक्शन दोबारा हो जाती है तो हमें कैसे उसके साथ फाइट करना है। तो दीज मेमोरी सेल्स रिकॉग्नाइज और दोबारा से वो स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से जो पैथोजन आता है तो उसको वो किल करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द टी lymphocytes and this constitutes cell mediated immune system, and this is also these cells say that they directly attack the infected cells. So this shows that whenever there is some antigen or the foreign particle, जब भी बॉडी में आएगा वो इस तरीके से टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये टी सेल जो सेंसिटाइज हो गया कि भाई कोई इन्फेक्शन आ गई है बॉडी में, मुझे क्या करना है, तो इमीडिएटली ये कितनी तरह के सेल्स जो हैं ये बना देगा, जैसे कि हेल्पर टी सेल बन जाएंगे, साइटोटॉक्सिक सेल्स बन जाएंगे और सुप्रेसर सेल्स बनेंगे, मेमोरी सेल्स बनेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो डिलेड काम करेंगे इन द सेंस कि कुछ सेल्स स्टार्ट कर देते हैं हेल्पर, कुछ साइटोटॉक्सिक और कुछ उसके बाद डिलेड में आ जाते हैं जो ये काम अपना आगे करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, द second type of the lymphocytes which constitute our acquired this immunity, they are B lymphocytes. So B lymphocytes जो हैं they constitute antibody mediated और humoral immunity. Antibody means क्योंकि जब ये सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो वो एंटीबॉडीज को बनाते हैं, और क्योंकि ये ब्लड और लिम्फ से पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं ये एंटीबॉडीज, इसलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। सो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे मैच्योर इन बोन मैरो इटसेल्फ, लेकिन उसमें मैंने बोला आपको टी लिम्फोसाइट्स में कि वो थाइमस से होकर गुजरते हैं और वहां पे उसकी मैच्योरेशन होती है। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनाते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। तो ये ब्लड और लिम्फ से मैंने आपसे बोला कि ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और अपना रिएक्शन करते हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये आगे 2 तरह के हैं, टाइप्स इसकी 2 हैं। देखिए, एक उसमें जब टी लिम्फोसाइट्स की मैंने बात की तो 4 तरह के सेल्स थे। अब ये मैं बोल रही हूँ कि इसमें 2 हैं, जैसे कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बी सेल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं excuse me, some B lymphocytes they enlarge, they divide and they differentiate into a clone of plasma cells. मतलब इतने ज्यादा क्लस्टर में प्लाज्मा सेल्स बना देते हैं and they secrete enormous amount of antibodies in a very short span of time. बड़े थोड़े समय में बहुत ज्यादा नंबर में ये एंटीबॉडी, जिसको हम कह सकते हैं hundreds of millions of antibodies they produce for within within a very short span of time, but 4 to 5 days 4 से 5 दिन तक ये प्रोड्यूस करेंगे और till the plasma cell dies. The plasma cell secretes a number of these antibodies daily, but just for 4 to 5 days. और जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती तब तक ये काम करता है। और अब आ जाते हैं सेकेंड इसके मेमोरी बी सेल्स। अब कुछ बी सेल्स जो हैं दे डू नॉट डिफरेंशिएट बट दे रिमेन एज मेमोरी सेल्स। अगेन आई टोल्ड यू कि भाई मेमोरी सेल्स क्या करेंगे कि वो मेमोराइज करेंगे कि अगर मुझे ये इन्फेक्शन पहले हुई थी जिससे मैंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी और वो मुझे एंटीबॉडीज अब दोबारा बनानी है, तो उस समय ये सेल्स जो हैं दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और इनका जो लाइफ स्पैन रहता है, मैंने बोला प्लाज्मा सेल जो है वो 4-5 दिनों के बाद प्लाज्मा सेल की डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मेमोरी बी सेल्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो बहुत लॉन्ग रहता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे रिमेन डॉर्मेंट until activated by some antigen. ये तब तक डॉर्मेंट रहेंगे जब तक कि
अगला एनकाउंटर जो है इनका ना हो। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि दो तरह की इम्यूनिटी की हमने बात की है। दो तरह की इम्यूनिटी में मैंने बोला आपसे कि जिस तरह से इनेट है, बॉर्न है, जिससे लेकर एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है। उसके बाद मैंने बोला एक्वायर्ड, जो हम अपनी पूरी लाइफ के दौरान जो हम एक्वायर करते हैं, और इसकी मैंने स्पेसिफिसिटी भी बताई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेल्स आ जाते हैं। वो सेल्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करते हैं वो बेसिकली लिम्फोसाइट्स हैं, और वो लिम्फोसाइट्स जो है वो दो तरह के मैंने बोले जो वेरी सिग्निफिकेंट रोल। दे आर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। और इसके बारे में जैसे मैंने ये फिगर बताई थी आपको कि जो बी सेल्स हैं, अब मैंने जैसे ये इन्होंने क्या बोला था कि आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल्स, तो सेल्स के बाहर अटैक यानी कि ब्लड में ये करेगा या लिम्फ में करेगा। लेकिन जो टी सेल्स हैं दे डायरेक्टली इन्फेक्ट दे अटैक द इन्फेक्टेड सेल, यानी कि सेलुलर लेवल पर जाते हैं, इसलिए इसको हम सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इसी तरह से दूसरे को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड, क्योंकि यहाँ पे मेन बात जो है प्लाज्मा सेल्स की है, और प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जैसे ही उन्हें ये लगता है कि कोई इनकाउंटर हो गया है ये किसी बीमारी का, तो इस तरीके से ये सेल्स जो है ये काम करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पिक जो ये बता रही है कि lymphocytes that react directly with antigens ये and they require stimulation from helper T cells. Helper T cells lymphocytes जो है वो इनको स्टिमुलेट करेंगे तो ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारी इम्यूनिटी है फाइट करती है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे एट होम।